Hello friends, today we will discuss or read the lesson number 2.4, An Epitome of Courage. Everyone please open page number 61 in your textbook. First of all, we will solve some warming up activities or chit chat activities. Then we will go to the explanation of the lesson. In chit chat, in the green box, it has given one strange truth. Strange truth means ajibo garib sach. What is the strange truth? What they have given in this line? I will read it and explain it to you. Okay? Just listen carefully. Handicap are those who refuse to take up challenges, even with all their senses and physiology in perfect condition. This is a very nice quotation and a very big message it has given us in this line. Handicap are those. असल में handicap और in reality the handicap are those people who always run away from the difficulties or challenges. They never accept the challenges in their lives. They are always afraid of to face them. Those are really handicapped people, not those to whom we call them physically or mentally challenges, but the people who got from the God all the blessings of physically also as well as mentally, but they never accept the challenges in their lives and they are afraid of so much of everything, whatever difficulty they face, and they have no courage at all. मतलब असल में अपाहिज लोग वो हैं जो अपनी ज़िंदगी में कभी जो है मुश्किलात का सामना नहीं करना चाहते, जो अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात से भागने की कोशिश करते हैं, जो कभी अपनी हिम्मत को दिखाने की कोशिश नहीं करते, जिनकी हिम्मत हमेशा पस्त होती है और वो कोई काम करने से पहले ही अपनी ज़िंदगी में हार मान लेते हैं और जीतने का जज्बा उनके अंदर बहुत कम होता है. तो असल मानों में जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ मतलब कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उनको जिस्मानी तौर पर भी अच्छा बनाया है और जहनी तौर पर भी उनको अच्छा जहन दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने डर की वजह से कभी कुछ कर नहीं पाते. तो ऐसे लोगों को हम जो है यहाँ पर हैंडीकैप कहेंगे. असल में ऐसा यहाँ पर जो है राइटर का या इस लाइन का जो है कहना है. तो सच ये सही बात है कि इंसान अगर हिम्मत नहीं रखेगा और हर वक्त अपनी जो है मुश्किलात से भागने की कोशिश करेगा तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता. इसके बरक्स अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हम देखते हैं अपने आसपास में कि जो फिज़िकली हैंडीकैप होने के बावजूद, जो मेंटली थोड़े से हैंडीकैप होने के बावजूद वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं और कुछ कर दिखाने का जज्बा उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और वो सचमुच दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर जाते हैं. एक ऐसी ही मिसाल हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, एन एपिटोम ऑफ करेज की. एपिटोम का मतलब होता है कारनामा अंजाम देना, करेज यानी हिम्मत. बड़ी हिम्मत का कारनामा अंजाम दिया है इस शख्स ने. जब हम पढ़ेंगे लेसन तो आपको डिटेल में समझ आएगा कि हम किसके बारे में बात करें. उससे पहले प्री एक्टिविटी नंबर 1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है. There are pleasant and polite ways of referring to people with physical and mental disabilities. Fill in the table below. इस पहले कुछ वक्त पहले जो है कुछ फिज़िकली और मेंटली डिसेबल्ड पीपल को, जो अपाहिज लोग होते थे, उनको क्या कहा जाता था और आज उनके लिए कौन से टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं एक रहमदिली के साथ या फिर बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करते हुए, उनको बेइज्जत ना करते हुए. तो वो अल्फाज यहाँ पर दिए हुए हैं. दोनों कॉलम्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है. तो पहला यहाँ पर नंबर 1 ब्लैंक दिया हुआ है, उसको हम फिलअप करेंगे और ए में दिया हुआ है यहाँ पर न्यू पोलाइट टर्म्स में, नए रहमदिली वाले अल्फाज में विजुअली चैलेंज्ड. विजुअली चैलेंज्ड मतलब हु इज़ अनेबल टू सी एवरीथिंग, हु इज़ इम्पेयर्ड विथ हिज विजुअल साइड. मतलब उसको पहले हम जो है ब्लाइंड कहा करते थे. तो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर 1 में आएगा ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड लिखेंगे. नंबर 2 में दिया हुआ डीफ. डीफ मतलब जिसको सुनने में तकलीफ़ हो, जो सुन नहीं पाता, तो उसको यहाँ पर कहा जाएगा ऑडिबली इम्पेयर्ड या फिर हियर टू इम्पेयर्ड टू हियर या फिर ऑडिबली चैलेंज्ड. ऑडिबली मतलब जो सुनने में जिसको तकलीफ़ हो, AUDIBLY, ऑडिबली चैलेंज्ड. नंबर 3 में देखेंगे अगर तो यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है और सी में लिखा हुआ है स्पीच इम्पेयर्ड, जिसको बोलने में तकलीफ़ हो, हु कांट स्पीक.
तो उसको पहले जो डम्ब कहते थे, गूंगा जिसको कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, अपनी ज़बान में, डम्ब उसको कहेंगे, DUMB। उसके बाद है नंबर 4 मैड। मैड तो आपको पता ही है, तो यहाँ पर उसके लिए लिख सकते हैं आप मेंटली चैलेंज्ड, MENTALLY, मेंटली चैलेंज्ड। और फिर उसके बाद है नंबर 5 लेम। लेम मीन्स अपाहिज, जो पैर से अपाहिज होता है, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे फिजिकली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, PHYSICALLY, फिजिकली चैलेंज्ड। इस तरह से इसको यहाँ पर हमने कॉलम्स को फिलअप किया। अब अगला जो नंबर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है बड़ा ही मज़ेदार है, जो आप लोगों को करने की कोशिश करना है। रीड द बिगिनिंग एंड कंप्लीट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। स्टोरी का जो शुरुआती हिस्सा है उसको दिया हुआ है, उसको पढ़ो और आगे की कहानी मुकम्मल करो और कंप्लीट द फुल स्टोरी। सुमित, जो अहम किरदार इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, सुमित, द सन ऑफ शूमेकर, हु वॉज द सन ऑफ शूमेकर, was a highly intelligent student in a municipal school. He was studying in one municipal school, one government school, and he was very intelligent boy. His maths teacher called him Einstein. You know Einstein? Einstein was one of the most intelligent people in this world, and their teacher or his teacher called him Einstein because his maths was very brilliant. In maths, he does all the things very cleanly, for he was brilliant in maths. He was loved maths. Sumit also loved maths. Sumit wanted to study further. He wants to study further after stressful examination. However, हालांकि he suffered from polio, but he has got in the disease of polio, and his body was totally infected with polio. That's why his body was become disabled, but his will and his power and his courage was very powerful, that he wanted to become a big man or a successful person in his life. So how can you complete this story? Try it. First of all, I will give you as a homework to complete this story. If you will not able to complete it, I will show you how to complete the story. So these are the pre-activities of the lesson, an epitome of courage. Now I am reading the lesson. Please look at carefully in your textbook, page number 62. In the bracket, there is some introduction has given about the scientist to whom we are going to read. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life. Through Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so in spite of suffering from a very rare and dreaded disease. Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. Here, the first paragraph has given as an introduction of Dr. Stephen Hawking. Now, you knew the name for whom we are going to read this lesson, and whose epitome of courage is this. His name is none other than Stephen Hawking. हम अक्सर करके वी ऑफन टेंट टू हाइड, हम हमेशा कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं हम हमेशा अक्सर, टू हाइड, छुपाने की, किन चीज़ों को, राज रखने की, बिहाइंड आवर वीकनेसेस, अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की और लोगों के सामने उजागर करने से हम कतराते हैं, डिसेबिलिटीज़, अपनी नाकाबिलियत को, हैंडीकैप्स, अपने अपाहिजपन को, और मौन, और उस पर खामोश रहने की कोशिश करते हैं कि कोई हमारी बेइज्जती ना करे, ओवर देम, उनके ऊपर हम कभी बात नहीं करते, आवर होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी, आवर होल लाइफ थ्रू, जब तक ज़िंदगी गुजरती तब तक। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में से एक साइंसदान हैं जिनका नाम है
डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी के, डिड नॉट डू सो इन स्पाइट ऑफ, बहुत कुछ उन्होंने कर दिखाया, किसके बावजूद, किसकी बजाय, बहुत बड़ी बीमारी से सफ़र होने के बावजूद भी, बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद भी, जो बहुत कम लोगों को बीमारी होती है, रेयर, बहुत ही कम, ड्रेडेड, बहुत ही ख़तरनाक डिसीज़, बीमारी, उस बीमारी से जो है वो जूझते रहे डॉक्टर हॉकिंग। कंटिन्यू हिज रिसर्च, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिसर्च को रोका नहीं, अनडाउंटेड, बिना रुके और बिना थके, हिज एग्जेम्पलरी करेज, अपने उस बेहतरीन एग्जेम्पलरी का मतलब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार देखते हैं हम लोग, वर्थ ऑफ इमिटेशन एंड एडमिरेबल, हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना और अपनी काबिलियत पर भरोसा रख के काम करते हुए जाना, हिम्मत ना हारना, कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शुड इंस्पायर अस, जो हमें मुतासिर करते हैं आज भी, टू डू आवर बेस्ट इवन अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे बुरे हालात में भी अपने आप को कामयाब उन्होंने करके दिखाया और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती थी। तो इस तरह से अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में है, जो बहुत ही ख़तरनाक एक बीमारी में मुब्तला थे। अगर आप उनके बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो शख्स था जो बोल नहीं सकता था, जिसकी सिर्फ 2 उंगलियां काम करती थी, बाकी पूरा जिस्म जो है वो पैरालाइज्ड था और बिल्कुल उसमें जो है कोई हरकत नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी। इसके बावजूद भी अपने सिर्फ और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके उस इंसान ने कई सारी कॉस्मोलॉजी के जितने भी जो है राज थे, जितने भी मिस्ट्रीज थे, उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो पहला पैराग्राफ अभी देखते हैं हम यहाँ पर। एग्जैक्टली 300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट, बिल्कुल 300 साल बाद, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की डेथ के बाद, जिसका नाम था गैलीलियो, उसके 300 साल बाद उसी दिन डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वॉज बॉर्न। किसका जन्म होता है? डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का जन्म होता है इन ऑक्सफोर्ड, लंदन के ऑक्सफोर्ड सिटी में, ऑक्सफोर्ड इलाके में, ऑन द 8th डे ऑफ जनवरी, 8 जनवरी 1942 को, 8th ऑफ जनवरी 1942 को वो पैदा होते हैं। लिटिल डिड हिज parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century। और उनके पेरेंट्स को पहले से ही पता लग चुका था बचपन से ही कि इनके बच्चे का दिमाग जो है बहुत ही तेज़ है और वो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा हमारी सदी का या इस दुनिया का जो साइंटिस्ट बनने वाला है। नेदर कुड एनीबडी इमेजिन दैट, कोई ये सोच नहीं सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। हिज माइंड वुड सोर अप इनटू द स्पेस लाइक लाइट, और उनका जो दिमाग था वो स्पेस की बातों में, खला की बातों में इतना तेज़ था कि बिल्कुल लाइट जिस तरह से गुजरती है रोशनी तेज़ी के साथ, उस तेज़ी से वो जो हर मसले को हल करने की कोशिश करते थे, उसके बारे में वो सोचते थे। मोर इम्पॉर्टेंटली, और इससे बढ़कर, नन कुड प्रेडिक्ट दैट ही वुड बी द वेरी एपिटोम ऑफ करेज, लेकिन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था इस बात को, कि कोई पेशन गोई नहीं कर सकता था। प्रेडिक्ट मतलब कि वो आने वाले वक्त में एक हिम्मत का इतना बड़ा जो है एग्जाम्पल या फिर कारनामा अंजाम दे सकते थे। करेज इज़ अ वंडरफुल थिंग, जैसे कि हम जानते हैं कि हिम्मत जो होती है वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती इंसान के लिए। इट इज़ दैट क्वालिटी, ये वो क्वालिटी है, ये वो किस्म है, ये वो खूबी है विच मेक्स पीपल नॉट लूज़ हार्ट, जो लोगों को कभी हिम्मत हारने या फिर अपने दिल को जो है हारने नहीं देती, अपनी जो है विल पावर को टूटने नहीं देती। व्हेन फेस्ड विथ अ ग्रेट कैलेमिटी, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना है, कैलेमिटी मतलब मुसीबत, आफत, कितनी बड़ी आफत क्यों ना है, लेकिन वो हिम्मत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी टूटने नहीं देती। इट वुड नॉट बी एन एग्जैगरेशन टू say that Dr. Stephen Hawking a living legend of cosmology, और इसीलिए जो है इसी हिम्मत ने जो है आज डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग को दुनिया के अंदर कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा साइंसदान बनाकर उभारा है। इज़ द वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज, ये बहुत बड़ा एक मिसाल है हिम्मत की और उम्मीद की, कि वो कभी अपनी ज़िंदगी में नाउम्मीदी उन्होंने ज़ाहिर नहीं की और हमेशा उम्मीद के साथ काम करते रहे और उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। एक्सेप्ट हिज माइंड, उनके दिमाग को छोड़कर, हिज होल बॉडी इज़ बाउंड, उनकी पूरी जो जिस्म था दिमाग को छोड़कर वो कहाँ पर था? टू अ व्हील चेयर, किससे चिपक गया था, किससे जुड़ गया था? व्हील चेयर से, यानी कि पूरी तरह से उनका जिस्म काम करना बंद कर चुका था। थैंक्स टू अ क्रूएल कर्क ऑफ फेट,
और फिर भी वो शुक्रिया अदा करते हैं अपनी उस किस्मत से भरी जालिमाना किस्मत का, कर्क ऑफ फेट, मतलब बहुत ही बुरी किस्मत उनकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो थैंक्स कहते हैं उसका। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, इसके बावजूद भी जो है वो दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट में से हो गुजरे हैं और बहुत बड़े साइंटिस्ट वो कहलाए। एन एवरेज चाइल्ड स्टीफन ग्रीव अप टू बी एक एवरेज बच्चे की तरह, जैसे कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होता है वैसे उन्होंने अपना बचपन गुजारा। नॉर्मल टीनेजर, अपना जो जवानी का शुरुआती हिस्सा था उन्होंने नॉर्मली गुजारा। फुल ऑफ मिसचीफ, बहुत शरारती थे। एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर म्यूज़िक एंड मैथमेटिक्स, और उनका सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा सब्जेक्ट्स थे वो थे म्यूज़िक और मैथ्स, रियाजी। इवन दो, फिर भी, हिज फादर, उनके फादर चाहते थे, वांट हिम टू स्टडी मेडिसिन, कि वो मेडिसिन में, दवाइयों में या फिर बिल्कुल डॉक्टरी में जो है वो मेडिकल में पढ़ाई करें। ही वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मैथमेटिक्स, लेकिन वो अड़े रहे कि उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ना है, उसी में जो उन्हें काम करना है मैथ्स के ऊपर। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एट, और वो कहाँ पर दाखिला उन्होंने लिया, स्टड दैट टाइम, और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। डिड नॉट हैव अ कोर्स इन मैथमेटिक्स, सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिज़िक्स इंस्टीड। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी यहाँ पर भी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस वक्त मैथ्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था, मजबूरन उन्होंने जो है फ़िज़िक्स वहाँ पर पढ़ना शुरू किया और फिज़िक्स में उन्होंने एडमिशन लिया फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट में। एट द एज ऑफ 17, और जब वो 17 साल के हुए, स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दैट, उन्होंने ये ध्यान देना शुरू किया, उनको तवज्जो मिली, ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली, बड़ी तेज़ी के साथ जो उनके अंदर बढ़ रही थी, क्लमजी, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाना, क्लमजी, लापरवाही बढ़ रही थी। एंड इवन फेल डाउन अ कपल ऑफ टाइम्स, और 2 मरतबा वो बेहोश होकर ज़मीन पर भी गिर गए थे जब वो 17 साल की उम्र के हो गए थे। फॉर नो रीज़न, बिना किसी वजह के, उनको पता ही नहीं चला कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। दिस परप्लेक्स्ड हिम एंड ही वेंट टू सी हिज फैमिली डॉक्टर, और फिर इस मुश्किल के बाद उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की, उनको दिखाया, अपना जो चेकअप कराया। हु डायग्नोज्ड हिम, जो उनका इलाज कर रहे थे, डायग्नोज करना मतलब इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, एज सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली रेयर डिसीज़, और उन्होंने बताया कि तुम्हें बहुत ही कम लोगों को होने वाली बीमारी हुई है जो लाखों में, हज़ारों में एक को होती है, और वो बीमारी का नाम था अल्स एंड और लू, गैरिक्स डिसीज़, या तो उसको अल्स कहा जाता है या लू कहा जाता है, जिसको गैरिक्स डिसीज़ भी नाम दिया गया था। दैट अफेक्ट्स, जो असर करती है पूरी तरह से द नर्वस सिस्टम एंड इवेंचुअली वीकन्स ऑल द बॉडी, ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी, जिसका असर सीधा बॉडी के मसल्स पर, वहाँ की जो है नर्व्स, उसकी जो नसों पर होता है, और नसें जो धीरे धीरे जो है कमज़ोर होने लगती हैं और इंसान का जिस्म काम करना बंद करता है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ये डिसीज़ भी क्या होगी, आप पर हावी होती जाएगी। लेकिन इसके बावजूद उनके फैमिली डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। स्टीफन सेज दैट इवन एज अ चाइल्ड हिज मसल कोऑर्डिनेशन वाज नथिंग टू राइट होम अबाउट। स्टीफन हॉकिंग यहाँ पर कहते हैं कि मैं छोटा होने के बावजूद भी मेरा जो मसल कोऑर्डिनेशन था वो बिल्कुल मेरा साथ देना बंद कर चुका था, मैं लिख भी नहीं पाता था, मुझे लिखने में भी बड़ी तकलीफ़ होती थी। ही रिकलेक्ट्स दैट हिज हैंडराइटिंग वुड सेंड हिज टीचर इनटू अ फिट ऑफ फ्रेंजी, और उनको लगने लगा था कि अब धीरे धीरे उनकी हैंडराइटिंग ख़राब होती जा रही थी, और उनके टीचर जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिट ऑफ फ्रेंजी हो गए थे, बड़े परेशान हो गए थे कि आखिरकार इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो समझ नहीं पा रहे थे। Not was he inclined towards sports, nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. अब इस बीमारी का असर इतना हुआ कि ना वो कभी जो है स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हुए, स्पोर्ट्स ने उनको कभी अट्रैक्ट किया, उसकी तरफ इंक्लाइंड हुए, नेवरदलेस, और ना ही दिस डिसीज़, ना ही उस डिसीज़ ने उनको बोल्ट फ्रॉम द ब्लू,
उनको कभी जो है जीने नहीं दिया, मतलब वो कभी चैन की सांस नहीं ले सकते थे। इतना ज़्यादा उसका दर्द और उसकी तकलीफ़ में वो मुब्तला हो चुके थे बहुत ही कम उम्र में, कि उस बीमारी ने पूरी तरह से उनको जो है अपनी पकड़ में और अपनी जकड़ में ले लिया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहा करते थे, बहुत ही बदहाल रहा करते थे। हाउ मच टाइम ही हैड लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट वॉज वेरी अनसर्टेन। अब उनका इस प्लैनेट पर, मतलब इस ज़मीन पर, इस दुनिया में कितना वक्त बाकी रह गया है, इस हर किसी को गैर यकीनी था। मतलब बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि कोई सोच रहा था, कोई कह रहा था, किसी के ज़बान से निकल रहा था कि अब उनका बचना बिल्कुल मुश्किल है, अब वो बच नहीं सकते, अब ज़्यादा वक्त उनका इस दुनिया में बाकी नहीं रहा। तो सब अनसर्टेन थे, गैर यकीनी थे इस बात के बारे में। द प्रेग्नोसिस वॉज हैड एंड द डॉक्टर सेड दैट दे कुड नॉट डू मच। और प्रेग्नोसिस यहाँ पर जो है, जो प्रेग्नोसिस था, जो फोरकास्ट ऑफ अ फ्यूचर हेल्थ कंडीशन, प्रेग्नोसिस का मतलब आगे आने वाली जो सेहत थी वो बहुत ज़्यादा दुश्वारियों से भरी हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने भी कहा था कि अब हम आगे और इनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और हमारी उम्मीदें पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। अनडाउंटेड, अफ्रेड ऑफ मिसफॉर्चून्स, और अपनी इस बदकिस्मती से घबरा कर स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च। उन्होंने अपना बीमारी से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने कहा कि जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उसमें अपनी जो है रिसर्च क्या रखूँगा, जारी रखूँगा, ताकि मेरा जहन जो है इस बीमारी से दूर हो जाए और मैं अपने काम में अगर मसरूफ़ रहूँगा, मुब्तला रहूँगा, तो मुझे इस बीमारी का डर जो है थोड़ा सा कम रहेगा। इस जो है बात का उन्होंने तोड़, इस बीमारी का तोड़ उन्होंने इस तरह से निकाला कि मुझे अपने जहन को किसी तरह से दूसरे कामों में लगाना है। Even got engaged to Jane Wilde. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he enjoying. Sorry friends. I will read again. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wilde. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continue his doctoral research work with renewed vigor. अब यहाँ पर उन्होंने देखो कितनी मज़ेदार बात कही कि जब वो बीमारी पूरी तरह से हावी होने लगी उन पर, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब मैंने रिसर्च की शुरुआत की उस बीमारी से दूर होने के लिए, उस बीमारी से अपना जहन भटकाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि असल ज़िंदगी की जो मज़ा है वो अब मैंने जो है शुरू किया है। और जेन वाइल्ड नाम की एक लड़की से उनका एंगेज वो हो गए थे, उसके साथ उनका एंगेजमेंट हो गया था, लेकिन उसके बाद वो बीमारी ज़्यादा बढ़ती गई और उन्होंने पूरा जहन अपना जो है उस रिसर्च में लगा दिया और अपने डॉक्टरल रिसर्च को, अपने पीएचडी वाले उस रिसर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरा वक्त उसमें लगा दिया और कहने लगे कि अब मेरी असल ज़िंदगी और असल मज़े वाली ज़िंदगी की शुरुआत जो है अब हुई है। ये एक आयरोनिकली हो सकता है, आयरोनिकली मतलब एक सचमुच वो समझ गए थे कि अब मुझे यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा दुश्वारियों भरी और मुश्किलात से डट कर मुकाबला करते हुए और अपनी मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी को क्या करना है, गुजारना। और यही असली मज़ा है ज़िंदगी का कि हम मुश्किलात का सामना डट कर करें और उनको जो है हराने की कोशिश करें। इस तरह से उन्होंने इस बात को कहा था। इन द मीनवाइल, और इसी दौरान, द डिसीज़ वर्कड इट्स इनटू स्टीफन्स बॉडी एंड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड। और इस तरह से बीमारी का पूरी तरह से हावी होना और उनकी जो बची कुछ जो पार्ट्स थे बॉडी के, वो पूरी तरह से अब जो है काम करना बंद कर चुके थे। अब पूरी तरह से वो डिसेबल्ड हो गए थे और पैरालाइज्ड हो गए थे। अब कोई बॉडी का हिस्सा उनका काम नहीं कर रहा था।
ही बिगैन स्टडीइंग द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स, और उसी दौरान उन्होंने जो है इस बड़ी बीमारी में पूरी तरह से हावी होने के बाद उन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में स्टडी करना शुरू किया। ब्लैक होल्स एक बहुत बड़ा टर्म है कॉस्मोलॉजी सब्जेक्ट का, और अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करना है तो आप स्टीफन हॉकिंग्स के जो है बहुत सारे वीडियोस जो यूट्यूब पर आए हुए हैं उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल्स की क्या अहमियत है और उसके क्या मानी है। टू गेट हिज PhD, और उन्होंने अपनी PhD हासिल की ब्लैक होल्स के ऊपर बाय दिस टाइम, उसी बीमारी में रहते हुए, और इस बार ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। और वो किस तरह से आए थे अपना अवार्ड लेने के लिए, PhD की डिग्री लेने के लिए व्हील चेयर पर बैठ कर आए हुए थे। अब इस बार उन्होंने व्हील चेयर का सहारा लिया था और अब चल नहीं सकते थे बिल्कुल पूरी तरह से, वो पूरी तरह से जो बीमारी में उसके शिकार हो गए थे, उसमें मुब्तला हो गए थे। एंड वॉज रैपिडली लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज हैंड्स, और बड़ी तेज़ी से उनके जो हाथों का जो ताकत थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो रही थी। एंड स्पीच, और बोलने में भी उनको अब तकलीफ़ हो रही थी और ना ही बोल पा रहे थे। द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स स्पार्क्ड हिज इमेजिनेशन विथ ब्राइट आइडियाज़, लेकिन ब्लैक होल की स्टडी ने उनके बहुत सारे आइडियाज़ को जो है रोशनी दी, बहुत सारी रोशन ख्यालात उन्होंने पेश किए ब्लैक होल के बारे में। ही मेड मेनी इपोक मेकिंग स्टेटमेंट्स, और कई सारे उन्होंने जो है कारनामे से भरे हुए कई सारे उन्होंने जो है एक माइलस्टोन की तरह साइंस में जो है बढ़ावा देने के लिए और कॉस्मोलॉजी में जो है एक नई राह पेश करने के लिए उन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स जारी किए जिनका बहुत सहारा लेकर लोगों ने आगे चलकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने कई सारी जो जानकारियाँ हासिल की ब्लैक होल के बारे में और यूनिवर्स के बारे में। दैट शुक इस्टेब्लिश्ड थेरीज, जो जिसने पूरी तरह से हिला के रख दिया जितनी भी अब तक की थेरीज जो इनसे पहले आए हुए साइंटिस्ट ने पेश की थी उनको गलत साबित करते हुए उन्होंने अपनी रिसर्च के ज़रिए एक हकीकी जो बातें थी ब्लैक होल के बारे में उसको पेश करना शुरू किया। साइंटिस्ट बिलीव दैट, साइंटिस्ट भरोसा करने लगे, द यूनिवर्स बिगैन विथ अ बिग बैंग, कि यूनिवर्स का जो ये कायनात बनी है, ये जो दुनिया बनी है बहुत बड़े धमाके से बनी हुई है। उनको साइंटिस्ट को मानने पर उन्होंने मजबूर किया अपने अलग अलग रिसर्च और अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए। उन्होंने मनवाया लोगों को, साइंटिस्ट को, साइंसदानों को, कि उन्होंने जो रिसर्च की है वो बिल्कुल सही की है, और लोग मजबूर हो गए उनकी बातों को मानने के लिए साइंस की दुनिया में। टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बेटर, और अपने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने के लिए स्टीफन इन्वेंटेड व्हाट इज़ नोन एज लाई अलजेब्रा, जिसको उन्होंने लाई अलजेब्रा के नाम से जारी किया, कि झूठा अलजेब्रा जो है, लाई अलजेब्रा के नाम से उन्होंने एक किताब जारी की और उसके ज़रिए उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। आप तस्वीर भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह है स्टीफन हॉकिंग जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं अपने इस ज़माने के, सदी के। दो कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर विथ नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी सेव अ फिंगर एंड विथ अ कंप्यूटर टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट्स, और एक कंप्यूटर के ज़रिए और अपनी उंगली के ज़रिए वो अपने ख्यालात को जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या करते थे, पेश करते थे, क्योंकि वो बात करना बिल्कुल उनके लिए दुश्वार था, वो बात नहीं कर पाते थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया था कि उंगली के सहारे से वो जो है लोगों को अपनी बात समझाते थे उस कंप्यूटर स्क्रीन के ज़रिए। डॉक्टर हॉकिंग इज़ एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस, और बहुत ज़्यादा उनको दिलचस्पी थी साइंस के अलग अलग मज़ामिन में। न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन बेस्टो ऑन हिम, कई सारे उनको जो है बाद में अवार्ड से नवाजा गया। दुनिया के अलग अलग मालिक ने जो है उनके काम को सराहा, उनके जो है काम की उन्होंने सराहना की, तारीफ़ की, और उनको बहुत सारे अवार्ड से उनको जो है नवाजा गया। ही इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, और बाद में उनको जो है साइंस की जो सबसे बड़ी सोसाइटी जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ी तंजीम कहा जाता है, रॉयल सोसाइटी का भी जो उनको वहाँ पर मेंबर बनाया गया। एंड अ मेंबर ऑफ द US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, एंड अ मेंबर ऑफ US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, और US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में उनको जो है मेंबर के तौर पर चुना गया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग कंसिडर्ड आइंस्टाइंस इक्वल इन इंटेलिजेंस, डॉक्टर हॉकिंग इज़ अ वेरी हम्बल मैन, अपना दिमाग जो है उनका कंपेयर किया जाता था आइंस्टाइन के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपने आप पर घमंड या गुरूर नहीं किया। वो बहुत आजिज़ी से लोगों से पेश आते थे और उनसे मिलते थे। अ मैन सिंपल, बहुत ही सिंपल वो जो शख्स थे, बहुत ही सादगी से रहते थे।
डाउन टू अर्थ मैन, ज़मीन से जुड़े हुए थे। कभी वो जो है अपने आप को बहुत बेहतर बनाने की या बताने की या जाहिर करने की लोगों के सामने कोशिश नहीं करते थे। और यही एक अच्छे इंसान की और अक्लमंद इंसान की मिसाल होती है। और उसकी जो है आदत होती है कि कभी अपने आप को जो है वो बढ़ा चढ़ा कर या फिर अपने आप को बढ़ावा देने की वो कोशिश नहीं करता। ही हैज़ ऑथर्ड मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। डीलिंग विथ हिज ऑसम आइडियाज़, कीपिंग अ लेमन इन माइंड, हिज राइटिंग इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। उनकी बहुत सारी साइंस की किताबें ऐसी हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा ह्यूमरस भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा भी उसमें दिया हुआ है। और बहुत सारी साइंस की किताबें जब हम पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, लेकिन अगर आप डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग की किताब पढ़ेंगे तो आप कभी बोर महसूस नहीं करेंगे और बहुत सारी साइंस की बातों को आप सीखेंगे भी। सॉरी। हिज स्टाइल इज सो लूसिड, सबसे अलग हट कर लूसिड, दैट नॉन साइंटिस्ट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम, कि नॉन साइंटिस्ट जो इंसान है वो भी उसको आसानी से समझ सकता है। इस तरह से उनके लिखने का तरीका था। हिज बुक, उनकी सबसे बड़ी बुक जो सबसे ज़्यादा जिसका जो है सेल हुआ था, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम। और ये बुक जो है उनकी सबसे बेहतरीन बुक थी। सॉरी फ्रेंड्स। Brief history of time, in use of the best selling books of our times. On being asked how he feels about having the dreadful ulls, Dr. Hawking, the quintessence of optimism and hope, says, not very different from the rest. I try and lead as normal a life as possible and not think about my condition or regret the things if it prevents me from doing, which are not many. डॉक्टर हॉकिंग से जब पूछा जाता था कि आप ये बीमारी में मुब्तला हो गए तो आपको कैसा जो है महसूस होता है, आप क्या महसूस करते हैं इस वक्त, अगर आप और अच्छे होते तो और अच्छा कुछ कर सकते थे, तो उन्होंने कितना बेहतरीन जवाब दिया। देखो, मैं इस बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं हमेशा पुरुम्मीद रहता हूँ, मैं कभी उम्मीद अपनी छोड़ता नहीं हूँ और जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ और मुझे इस बीमारी के होने का कोई रिग्रेट, कोई पछतावा नहीं है। डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव दैट इन द नेक्स्ट मिलीनियम science will discover the core of secrets of the universe, its origin in history, and maybe predict its ultimate demise. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग आने वाले वक्त में मेरे इस रिसर्च का फ़ायदा उठाकर और आने वाले मिलीनियम में, आने वाले कुछ सदियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और मेरी इस रिसर्च से उनको जो है बहुत कुछ हासिल होने वाला है, इसकी मैं उम्मीद रखता हूँ। इसीलिए मैं जो है काम कर रहा हूँ कि आने वाले साइंस में, आने वाले वक्त में जो है थोड़ी सी तरक्की हो साइंस के लिए और हमारी तरफ से कुछ उनको जो हम दे कर जाएँ, यही मेरी ऐसी उम्मीद है। लाइक डॉक्टर हॉकिंग देयर आर मेनी पीपल who display exemplary courage in their lives. Let us salute all these brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. आओ अब हम जो है राइटर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सलाम करते हैं, ऐसे लोगों को जो है खिराज अक़ीदत पेश करते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने अपाहिजपन में होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा जो है डिसेबल्ड होने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी और बहादुरी के साथ उन्होंने जो अपनी मुश्किलात का सामना किया और दुनिया के लिए वो कुछ कर गए और कुछ कर गुज़रे वो कि आज हम उनसे जो है बहुत सारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कभी हमें अपने आप को जो है अपाहिज या फिर कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। कि जिस तरह से डॉक्टर हॉकिंग ने जो अपनी बीमारी को अपने ऊपर कभी अपनी कामयाबी पर हावी होने नहीं दिया, उसी तरह से हमें भी जो है हर वक्त अपने जो है काम को और अपनी ज़िम्मेदारी को कामयाबी के साथ पूरा करने की कोशिश करते रहनी चाहिए।